16 फरवरी 2026 दुनिया की नजरें भारत पर टिकी थी। भारत मंडपम सजा हुआ था। मौका था इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026। यह केवल एक इवेंट नहीं था, यह एक घोषणा थी कि भारत अब केवल पिछड़ी सोच का देश नहीं बल्कि एक एआई सुपर पावर है। 45 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष, दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ और हजारों डेलीगेट्स यहाँ मौजूद थे। मंच से बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, विकसित भारत 2047, विश्व गुरु, इनोवेशन हब। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच ऐसा लग रहा था कि भारत ने अंततः चीन को पिछाड़ने की तैयारी कर ली है। लेकिन उस चमक दमक के बीच हॉल नंबर 6 के एक कोने में एक छोटी सी घटना घट रही थी जो हमारे पूरे टेक ड्रीम की हकीकत को शर्मसार करने वाली थी। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टॉल पर एक रोबो डॉग प्रदर्शित किया गया, नाम दिया गया ओरायन। दावा किया गया कि यह भारत की अपनी स्वदेशी तकनीक है। यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधियों ने मीडिया के सामने इसे गर्व से पेश किया। यह मेक इन इंडिया का एक जीता जागता सबूत लग रहा था। लेकिन झूठ के पांव नहीं होते और इंटरनेट की आंखें बहुत तेज होती हैं। कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर एक भूचाल आ गया। जिसे भारत का ओरायन बताया जा रहा था, वह असली में चीन की रोबोटिक कंपनी यूनिट्री का GO2 मॉडल निकला। वही डिजाइन, वही सेंसर, वही चाल। बस फर्क यह था कि उस पर से चीनी कंपनी का नाम हटाकर भारतीय स्टिकर लगा दिया गया था। यह रोबोट ऑनलाइन बाजार में लगभग 2 से 3 लाख रुपए में उपलब्ध है। सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना पड़ा, स्टॉल खाली करा दिया गया, लेकिन नुकसान हो चुका था। विदेशी डेलीगेट्स और ग्लोबल मीडिया के सामने भारत की साख को बट्टा लग चुका था। यह घटना सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की गलती नहीं है, यह उस शॉर्टकट कल्चर का प्रतीक है जिसने हमें चीन से मीलों पीछे छोड़ दिया है। आज के इस वीडियो में हम भावनाओं को किनारे रखकर आंकड़ों यानी डाटा पर बात करेंगे। हम 1947 से 2026 तक की उस यात्रा को देखेंगे जहां 2 देश एक साथ शुरू हुए, लेकिन आज एक आसमान में है तो दूसरा जमीन पर संघर्ष करता दिख रहा है। आखिर चीन हमसे आगे क्यों निकल गया और क्या 2047 तक हम सच में उन्हें पकड़ पाएंगे? कहानी की शुरुआत आज से 75 साल पहले होती है। 1940 के दशक के अंत में भारत और चीन दोनों लगभग एक ही स्थिति में थे। दोनों ही देश साम्राज्यवाद और गृह युद्ध से टूट चुके थे। गरीबी चरम पर थी, बीमारियां आम थी और दुनिया की नजरों में दोनों का भविष्य अंधकार में था। शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन 1980 के दशक तक, जी हां, आजादी के 30 साल बाद तक भारत और चीन की आर्थिक स्थिति में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था, बल्कि कई मानकों पर भारत चीन से बेहतर था। 1980 में दोनों देशों की प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम लगभग 250 से $300 के आसपास थी। दोनों देशों में लगभग 60 से 70% आबादी अत्यंत गरीबी में जी रही थी। दोनों देशों में सड़कें खराब थी, बिजली नहीं थी। 1990 तक अगर आप वर्ल्ड बैंक का डाटा देखें तो भारत और चीन की जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय लगभग बराबर थी। दोनों देश एक ही रेस में दौड़ रहे थे और हमारी रफ्तार एक जैसी थी। तो फिर गलती कहां हुई? 1978 में चीन में एक नेता आए, डेंग शाओपिंग। उन्होंने एक ऐतिहासिक वाक्य कहा, यह मायने नहीं रखता कि बिल्ली काली है या सफेद, जब तक वह चूहे पकड़ती है वह एक अच्छी बिल्ली है। इसका मतलब था विचारधारा छोड़ो, धंधे पर ध्यान दो। चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोल दिए, लेकिन उन्होंने इसे बहुत चालाकी से किया। उन्होंने तय किया कि वे दुनिया के लिए सामान बनाएंगे यानी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। उन्होंने शीजेंग जैसे छोटे गांव को विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज में बदल दिया। दुनिया भर की कंपनियों को बुलाया और कहा, हमारे पास सस्ती जमीन है, सस्ती बिजली है और सस्ते मजदूर हैं। आप फैक्ट्री लगाओ, हम आपको नहीं रोकेंगे। दूसरी तरफ भारत 1991 में दिवालिया होने की कगार पर था। हमें मजबूरी में अपनी अर्थव्यवस्था खोलनी पड़ी, लेकिन यहां हमने एक रणनीतिक गलती कर दी, या यूं कहें हमने एक अलग रास्ता चुना। जहां चीन ने फैक्ट्रियों पर दाव लगाया, वहीं भारत ने दफ्तरों पर दाव लगाया। हमने IT सेक्टर और सर्विस सेक्टर को चुना। इससे हमारा मध्यम वर्ग बना। हमारे पास बेंगलोर और हैदराबाद जैसे शहर बने। लेकिन समस्या यह थी कि सर्विस सेक्टर में काम करने के लिए आपको अच्छी अंग्रेजी और इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए थी। भारत की करोड़ों कम पढ़ी लिखी आबादी खेतों में ही फंस कर रह गई। चीन ने कम पढ़े लिखे किसानों को फैक्ट्री वर्कर बनाकर मिडिल क्लास में पहुंचा दिया और वहीं भारत का किसान ही रह गया।
यही वह समय था जिसे अर्थशास्त्री द ग्रेट डाइवर्जेंस कहते हैं। 1990 से 2020 के बीच चीन की अर्थव्यवस्था हर 7-8 साल में दोगुनी होती गई। चीन ने इतिहास का सबसे तेज आर्थिक विकास दर्ज किया और हम अपनी धीमी और स्थिर चाल पर खुश होते रहे। आज 2026 में जब हम उस रोबोट डॉग वाली घटना पर शर्मिंदा हो रहे हैं, तो आइए जरा हकीकत के आईने में अपनी तस्वीर देखें। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। चीन की अर्थव्यवस्था आज लगभग 20 ट्रिलियन डॉलर की है। भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 4.6 ट्रिलियन डॉलर की है। साधारण शब्दों में चीन की अर्थव्यवस्था हमसे 4.5 गुना बड़ी है। जो सामान हम साल भर में बनाते हैं, चीन उसे 3 महीने से भी कम समय में बना लेता है। एक औसत चीनी नागरिक आज एक औसत भारतीय से 5 गुना ज्यादा अमीर है। चीन की प्रति व्यक्ति आय 13,600 डॉलर है, जबकि भारत की 2,800 डॉलर। जब आपकी जेब में पैसा होता है तो आप स्वास्थ्य, शिक्षा और तकनीक पर खर्च करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग की ताकत, दुनिया का 30% सामान चीन में बनता है। भारत का हिस्सा सिर्फ 3.3%। अपने घर में मौजूद टीवी, फ्रिज, मोबाइल और यहाँ तक कि जिस गणेश जी की मूर्ति की आप दिवाली पर पूजा करते हैं, उसमें भी कुछ चीन से बनकर आती है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी की इस घटना का असली कारण यही है कि जब आप देश में हाईटेक पार्ट्स नहीं बनाते, सेंसर नहीं बनाते, चिप नहीं बनाते, तो आपके पास 2 ही रास्ते बचते हैं। या तो आप रिसर्च में सालों लगाएं या फिर चीन से खरीद कर अपना स्टिकर लगा दें। दुर्भाग्य से हमारे सिस्टम ने दूसरा रास्ता आसान बना दिया है। अक्सर हम कहते हैं कि चीन में तानाशाही है इसलिए आगे निकल गया, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। उनकी सफलता के पीछे 3 बड़े स्तंभ हैं जिन्हें हमने नजरअंदाज किया है। पहला स्तंभ मानव पूंजी यानी ह्यूमन कैपिटल। 1980 के दशक में ही चीन ने अपने लोगों को शिक्षित करना शुरू कर दिया। उन्होंने बड़े बड़े IIT बनाने से पहले गांव के प्राइमरी स्कूल के साथ साथ इनोवेशन सेंटर खोले। परिणाम, जब विदेशी कंपनियां चीन आई तो उन्हें ऐसे मजदूर मिले जो अनुशासित थे और मशीन चलाना आसानी से सीख सकते थे। जबकि भारत ने IIT और IIM तो बनाए, लेकिन प्राइमरी शिक्षा को भगवान भरोसे छोड़ दिया। आज भी हमारी एक बड़ी आबादी स्किल्ड नहीं है और इसका सबसे बड़ा कारण है सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत और लापरवाह शिक्षा। दूसरा स्तंभ है रिसर्च एंड इनोवेशन यानी R&D। इनोवेशन बातों से नहीं, पैसों से होती है। 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार चीन ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर 786 बिलियन डॉलर खर्च किए, जो कि GDP का 2.7% था। भारत ने खर्च किए मात्र 76 बिलियन डॉलर, GDP का 0.7%। चीन हमसे रिसर्च पर 10 गुना ज्यादा पैसे लगाता है। चीन हर साल 18 लाख पेटेंट फाइल कराता है। भारत मुश्किल से 1 लाख तक पहुंच रहा है। यही कारण है कि टिकटॉक, अलीबाबा, DJI ड्रोन्स और BYD इलेक्ट्रिक कार जैसी कंपनियां चीन से निकलती हैं और हम अभी भी अपनी पहली ग्लोबल टेक जायंट का इंतजार कर रहे हैं। तीसरा स्तंभ बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। चीन की एक पुरानी कहावत है, अमीर बनना है तो पहले सड़कें बनाओ। चीन ने अपनी GDP का 9 से 10% हर साल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया। उन्होंने दुनिया का सबसे हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क बनाया। भारत में कहने को तो 2014 के बाद हम जागे हैं, जहां नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में सड़कें बन रही हैं, जो बनती तो हैं पर कुछ ही दिन में उनमें गड्ढे दिखने लग जाते हैं, जो यह दिखाता है कि हम चीन से कम 20 साल पीछे हैं। चीन की लॉजिस्टिक लागत हमसे बहुत कम है, इसलिए उनका सामान सस्ता है। भारत और चीन के कंपैरिजन को लेकर बहुत से लोगों की राय होती है कि कंपैरिजन क्यों, तो उनके लिए बता दें कि भारत और चीन लगभग एक साथ आजाद हुए और चीन के पास आज 343 यूनिकॉर्न्स हैं, भारत के पास 67। लेकिन फर्क गिनती का नहीं है, क्वालिटी का है। चीन के स्टार्टअप्स हार्ड टेक पर काम करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स, बायोटेक, और भारत के अधिकतर स्टार्टअप्स सॉफ्ट टेक पर काम करते हैं। सामान की डिलीवरी यानी कोई कॉमर्स, पेमेंट, फिनटेक या ई-कॉमर्स, 10 मिनट की ग्रोसरी डिलीवरी करना एक अच्छी सर्विस है, लेकिन यह देश को सुपर पावर नहीं बनाती। सुपर पावर वो बनता है जो चिप्स बनाता है, जो हथियार बनाता है, जो नेक्स्ट जनरेशन बैटरियां बनाता है। ये अब एक सोचने का विषय है कि हमारे एकेडमिक्स इंस्टीट्यूशन में इनोवेशन के नाम पर क्या हो रहा है। हम जुगाड़ को इनोवेशन समझने की गलती कर रहे हैं।
जुगाड़ हमें समस्या से निकाल सकता है, लेकिन दुनिया का नेतृत्व नहीं करा सकता। तो क्या यह सब सुनकर हमें निराश हो जाना चाहिए? क्या भारत ने बस मिस कर दी है? जवाब है नहीं। इतिहास गवाह है कि समय का पहिया घूमता है। चीन अब बूढ़ा हो रहा है, उनकी आबादी सिकुड़ रही है और लेबर यानी मजदूरी महंगी हो रही है। लेकिन रुकिए, अक्सर लोग चीन की इस कमजोरी की बात करते हैं और चीन ने अपनी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकाल लिया है। चीन ने ऐसे रोबोट्स बनाए हैं जो लेबर, डांस, मैन्युफैक्चरिंग सब करेंगे। जहां भारत में आपको रोबोट्स रेस्टोरेंट में सर्विस देते या खाना सर्व करते दिखते हैं, वहीं चीन की फैक्ट्रियों के अंदर रोबोट्स मैन्युफैक्चरिंग करने की तरफ बढ़ रहे हैं। चीन इस फील्ड में तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारत के लिए यही मौका है कि वो कितनी तेज और एक्यूरेसी के साथ फील्ड में काम करता है। ऐसा नहीं है कि भारत में टैलेंट नहीं है या सरकार कुछ नहीं कर रही है। भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2047 तक आजादी के 100वें साल में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। हमारा लक्ष्य है 30 से 35 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना। अच्छी खबर यह है कि हमने अपनी गलतियों से सीखा है। पहला, PLI स्कीम। सरकार अब कंपनियों को भारत में मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंसेंटिव दे रही है। एप्पल का आईफोन अब भारत में बन रहा है और दुनिया भर में बिक रहा है। अब यहाँ बहुत से लोग कहेंगे कि अरे ये तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं, असेंबलिंग हो रही है, वो भी अमेरिकी कंपनी के प्रोडक्ट्स की। तो उन्हें बता दें कि चीन ने भी ऐसे ही शुरुआत की थी। एप्पल जैसी कंपनियों के प्लांट अपने देश में लगवाए, उनकी टेक्नोलॉजी से सीखा, इकोसिस्टम बनाया और फिर वीवो, ओप्पो, शाओमी जैसे अपने खुद के ग्लोबल ब्रांड खड़े कर दिए। यही काम टेस्ला के साथ हुआ। टेस्ला का प्लांट अपने देश में लगवाकर चीन ने अपना ईवी इकोसिस्टम इतना मजबूत किया कि आज BYD जैसी चीन की कंपनी पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रही है। दूसरा, सेमीकंडक्टर मिशन। हम अपनी खुद की चिप्स बनाने के लिए टाटा, माइक्रोन जैसे प्लांट्स लगा रहे हैं। यह वही हार्ड टेक है जिसकी अब तक हमें कमी खल रही थी। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश। आज भारत जिस गति से एक्सप्रेसवेज और फ्राइट कॉरिडोर्स बना रहा है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि हमें अगले 20 सालों तक लगातार 7 से 8% की दर से बढ़ना होगा। हमें मिडिल इकोनॉमी ट्रैप से बचना होगा, तभी यह सपना सच होगा। दोस्तों, ये जो रोबोट डॉग वाली घटना हुई है वह एक शर्मनाक हादसा था, लेकिन कभी कभी ठोकर लगना अच्छा होता है क्योंकि वह आपको जगा देता है। इस घटना ने हमें यह बताया है कि शॉर्टकट से सम्मान नहीं मिलता। अगर हमें सच में चीन को पछाड़ना है तो हमें चीन के रोबोट पर अपना स्टिकर लगाना बंद करना होगा। हमें अपनी लैब्स में रातों गुजारनी होगी। हमें अपने वैज्ञानिकों और प्रोफेसर्स को इज्जत और पैसा देना होगा जो हम क्रिकेटर्स और फिल्म स्टार्स को देते हैं। हमें अपने बच्चों को सिर्फ पैकेज के लिए नहीं बल्कि पेटेंट के लिए पढ़ाना होगा। 2047 का भारत विकसित तभी बनेगा जब हमारे हाथ में दूसरों का बनाया हुआ रिमोट नहीं बल्कि खुद की बनाई हुई टेक्नोलॉजी होगी। चीन हमसे 30 साल आगे है, यह कड़वा सच है, लेकिन अगर हम आज से, अभी से सही दिशा में दौड़ना शुरू करें तो अगले 21 साल हमारे हो सकते हैं। फैसला हमें करना है, हमें कॉपी पेस्ट वाला देश बनाना है या नई इनोवेशन करने वाला। फैसला आपके हाथ है। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।